लोकतंत्र में लोकमत एक विशेष परिचर्चा, विशेष एपिसोड, और इसमें हम आज हमारे साथ हैं जूली। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जूली, लोकतंत्र में लोकमत, मतदान की हैं जूली आप कभी? जी की है। लोकसभा का मत देने का अनुभव जूली को है या नहीं? लोकसभा का चुनाव का अनुभव नहीं है। आप राज्य विधानसभा के लिए मतदान की है या पंचायत चुनाव के लिए? पंचायत चुनाव के लिए की है। जूली, जब मतदान की होगी पंचायत में, राज्य विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए, ये थोड़ा सा क्षेत्र बदलते जाता है। पंचायत स्तर पर जब हम मतदान करते हैं तब आप किन बातों का ध्यान रखती थी, और अब जब आप लोकसभा के लिए मतदान करने के लिए आप जब जा रही हैं, तो दोनों में आपका किन मुद्दों में, खास करके पंचायत चुनाव का थोड़ा सा मुद्दा क्या होता है, इसे भी समझाने की कोशिश करेंगे अपने व्यक्तिगत जिस पर कि आपने मतदान किया, और दूसरा लोकसभा का जब आप मत के लिए जब वोटिंग करने जाएंगी तो किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, किन मुद्दों का ध्यान रखें बहुत रूप से, विशेष रूप से? बिल्कुल, जैसे पंचायत चुनाव की अगर बात की जाएगी तो पंचायत चुनाव में सामान्यतः हम उन्हीं मुद्दों को देखते हैं जो हमारे गांव, घर, क्षेत्र और उनके विकास से संबंधित हो। जैसे कि जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वह अपने क्षेत्र से कितने अच्छे से वाकिफ है। दूसरी बात, वो उसकी व्यक्तिगत छवि कैसी है, क्योंकि होता है ना कुछ लोग पंचायत चुनाव में आप उसकी व्यक्तिगत छवि कितनी अच्छी, मतलब कैसी है। तीसरा यह भी कि वह जैसे कोई योजना आ रही है तो वह इसको समझ कितने अच्छे से रहा है, उस योजना को धरातल तक ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा, इसको देखिए। हाँ, इन सारे विषयों का विशेष रूप से ध्यान देंगे। यानी इसको ध्यान में रख करके आपने वोटिंग किया था पंचायत चुनाव के अंदर। और अब जब लोकसभा का चुनाव करने जा रही है जूली, तो लोकसभा चुनाव में जूली किस प्रकार से प्रतिनिधि को चुनेंगी? पहले मत बनाने से, मत कैसे बनाएंगी, अपना विचार कैसे बनेगी? जी बिल्कुल, जैसे लोकसभा चुनाव में अक्सर हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को चुनते हैं वो हमारा मतलब राष्ट्रीय स्तर पे हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तो हम ऐसे समय में वैसे ही व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करेंगे जो पहले तो हमारे क्षेत्र को अच्छे से समझता हो, क्षेत्रीय पकड़ उसकी अच्छी हो। दूसरी कि वह नॉलेज हो, उसको मतलब एजुकेटेड पर्सन हो, क्योंकि यानी कि आपके क्षेत्र की जानकारी तो कम से कम उसे होनी ही चाहिए, और क्षेत्र की जो जरूरतें हैं, जो क्षेत्र के मूल मुद्दे हैं, इसकी जानकारी हो, ताकि वह राष्ट्रीय स्तर पर देश की आत्मा संसद भवन में हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। बिल्कुल। और तीसरा ये भी जरूरी है कि जैसे देखिए, अभी मान लीजिए कि हमारा मतलब लोकसभा क्षेत्र पड़ रहा है उजियारपुर। अब उजियारपुर क्षेत्र की क्या क्या आवश्यकता है, इसके विकास के लिए हम किन किन संसाधनों का बेहतर तरीके से। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है कि एक आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, क्या जूली ऐसा मानती है कि लोकसभा क्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं तो उनकी भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हैं, या सारे लोकसभा क्षेत्रों की एक ही आवश्यकता? नहीं, भिन्न भिन्न आवश्यकता है। जैसे अब हमारे उजियारपुर क्षेत्र में कोई ऐसे पर्यटन स्थल विकसित करना मतलब थोड़ा मुश्किल होगा, जो अन्य क्षेत्र के लिए आसान होगा। लेकिन जो उजियारपुर के लिए कुछ आसान होगा जो अन्य क्षेत्रों के लिए, यानी इससे आधार से आप ये कहना चाहते हैं कि आपके प्रतिनिधि जो हों उनको उतनी समझ है ताकि इसको देख सके, इसके लिए प्लानिंग कर सके। जी। और तीसरा ये कि थोड़ा बहुत वो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसको कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं, यहाँ के युवाओं की मांग क्या है, युवा कैसे विकसित होगा, इस पर भी वो विचार कर सके, और इस मुद्दे को लेके वो पहुंचे संसद। यानी यहाँ के युवाओं तक का यानी यहाँ के युवा की बात को रख सके, क्षेत्र के विकास की बात कर सके। अर्थात तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा क्षेत्र है, इसके जो आम नागरिक हैं जी, उसकी आवाज़ बन सके, बिल्कुल, उसकी मांग को समझ सके और उसके लिए समर्पित रहे। जी बिल्कुल। इसके लिए इसके अलावे जूली जिस उम्र की है, इस उम्र के लोग, इस उम्र के व्यक्ति के सामने क्या चुनौतियाँ रहती हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे हम लोकसभा की अगर बात करें तो दो चीज़ आ जाती है। एक तो पार्टी और एक पर्सन। क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे अपनी मतलब मजबूत छवि के साथ है, अगर वो व्यक्ति हमारे क्षेत्र से चुन के जाते हैं तो वो मतलब उनकी बात सरकार में होंगे। पहली ये बात आती है। दूसरा ये भी सोचते हैं अगर वह व्यक्ति उतना योग्य नहीं है जो अपनी बात सही तरीके से रख पाए, या फिर वह क्षेत्र की मांग को ना समझता हो और मतलब संसद भवन तक पहुंच जाए, ये दोनों स्थिति बहुत मतलब कंट्राडिक्शन की स्थिति बनती है। एक तो योग्य व्यक्ति जाता है, पार्टी से संबंधित ना भी हो, लेकिन अधिकार, चूंकि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र। आप ऐसी स्थिति में किसको ज्यादा महत्व देंगे? बिल्कुल, किसको वरीयता देंगे? व्यक्ति को।
व्यक्ति को वरीयता देगी पार्टी से ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि आपको इस विषय की कोई चिंता नहीं होगी कि वह सरकार में रहे या ना रहे। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो योग्य होगा तो अपनी मांग और अपनी बात दोनों अपनी बात को रख पाएगा। और इस तरीके का सरकार के थोड़ा सा इस पे थोड़ा जो हमारा विषय है इससे थोड़ा हट करके सवाल है, लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए जो अभी हमारी जो प्रक्रिया है, बहुमत में जो दल होता है, जो गठबंधन होता है, उसको सरकार बनाने की के लिए आमंत्रित किया जाता है। संवैधानिक जो प्रक्रिया है इसके तहत होता है। क्या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ नया रूप लाया जा सकता है या यही रूप ठीक है? मुझे लग रहा है कि वक्त बदल रहा है तो कुछ और बदलाव चाहिए भी। कुछ ऐसा है जो आपके मस्तिष्क में है जो आप साझा करना चाहेंगे? जी, जैसे अक्सर होता क्या है कि मतलब जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो आके अपनी बातें रख के चले जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। हमें लगता है कि ऐसा मंच होना चाहिए जहाँ प्रतिनिधि खुल के आए और अपनी बातें रखे, जनता उनसे पूछे कि हम आपकी बातों पर क्यों भरोसा करें। वो हमें भरोसा दिलाने के लिए अपनी योजनाओं को बताए, सिर्फ वो अपनी बात उनके पास एक प्लानिंग भी हो। बिल्कुल। और उसके बाद जनता उन पर विश्वास कर सके। यानी जो आपने जो बताया कि चुनाव की जो कुछ प्रक्रियाएं हैं उसमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन होना चाहिए, और सरकार बनाने की भी प्रक्रिया है उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन होते रहना चाहिए। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, फिर कभी बात इस संदर्भ में होगी। फिलहाल तो सवाल है कि आम आदमी अपने मत का निर्माण करते वक्त कितना व्यक्तिगत उलझन में रहता है, यानी व्यक्तिगत मांगों से कितना प्रभावित होता है, कितना क्षेत्रीय मांगों से प्रभावित होता है, कितना उसकी सोच राजकीय हो पाती है, कितना राष्ट्रीय हो पाती है। मुद्दे किस प्रकार से राष्ट्रीय मुद्दों पर या घरेलू मुद्दों पर। आम आदमी की बात कर रहे हैं, जो विशिष्ट वर्ग के लोग होते हैं उनकी एक अपनी अपनी बात होती है। आम आदमी के सामने वह किसको वरीयता देता है, किसको ज़्यादा प्राथमिकता देता है? व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर, घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक, किस प्रकार की इसको मैं एक थोड़े से छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूँगी। मान लीजिए एक जंगल है, जंगल में हर तरह के जानवर रहते हैं, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। मान लीजिए बकरी है, उसको घास चाहिए होता है, और कहीं दूर जंगल में कोई मतलब जंगल का राजा कौन होगा इस मांग को लेकर पर चुनाव चल रहा है। कोई आके कह रहा है कि जंगल की खूबसूरती उसके सुगंध से, उसके भीतर फूल से होती है, और आप भरोसा रखिए मैं इस जंगल में केसर का वृक्ष लगाऊंगा। लेकिन बकरी की आवश्यकता क्या है? घास। तो अगर बकरी घास के लिए सोचेगी तभी वह जीवित रह सकती है, लेकिन वह जंगल की खूबसूरती केसर से होती है, जंगल केसर से मतलब सुगंधित होगा, इस बात पर अगर सोचेगी ये हुआ जंगल तो खूबसूरती किससे है, बल्कि इसका को सुगंधित कौन सा वृक्ष करेगा। हाँ। इस पर बात तो वो नहीं करेगी। बिल्कुल। वह अब मान लीजिए जंगल तो अपनी पहले जान की बात करें और अपनी हिफाजत की बात। बिल्कुल। तो अगर उसे अपनी जान चाहिए या प्रजा भी यहाँ से यही से एक आम नागरिक इसी तरीके से। बिल्कुल। अगर एक आम नागरिक इस चीज़ से सोचे उसकी आवश्यकता क्या है, देश की आवश्यकता के साथ व्यक्ति की आवश्यकता जानते हैं जरूरी है, लेकिन ये भी देखिए कि देश व्यक्ति से ही बनता है ना। ऐसा तो नहीं है कि जोली का मानना है कि देश व्यक्ति से बनता है, और इस कारण से व्यक्ति अपनी अनुसार सोचे। व्यक्ति अगर विकसित हो रहा है तो देश स्वतः विकसित होना चाहिए। मैं अपने श्रोताओं को एक बात बताना चाहूँगा कि हम केवल लोगों का मत जान रहे हैं, इसलिए हम अपनी ओर से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कतई हमें समझने सुनने वाले लोग ये ना सोचें कि मैं जोली से कुछ क्रॉस क्वेश्चन करूँगा। बस केवल मैं ये चाहता हूँ कि लोग किस प्रकार से सोचते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ लोग अपनी ज़रूरतों को समझे और उसके साथ आगे बढ़े। तो व्यक्ति अगर विकसित होगा तो देश स्वतः विकसित होता चला जाएगा। और हम देश को विकसित करने के संसाधन जोड़ने लगेंगे, और इसमें कहीं मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, व्यक्तियों की जो चाहते हैं, व्यक्तियों की जो मांग है और व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं, ज़रूरत, मांग, चाहत, तीनों को जूली एक ही रूप में देखती है या तीनों थोड़ा डिफरेंट है? थोड़ा डिफरेंट। तो इसमें सरकार मतलब ये जो मत निर्माण में चाहत, मांग और ज़रूरत में किसको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? व्यक्ति की ज़रूरत को मत निर्माण में, यानी अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके तब आप निर्मित करें। थोड़ा सा डिफरेंस भी बता दीजिए जो आपने कहा कि डिफरेंस है। देखिए किसी ज़रूरत, मांग, चाहत में देखिए ज़रूरत क्या है कि अभी वर्तमान समय व्यक्ति की ज़रूरत क्या है? शिक्षा है, भोजन है, आवास है, जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। मांग क्या है? थोड़ा लग्जरियस लाइफ,
अच्छा, चाहत क्या है कि अंत नहीं बेहतर से है, उसकी बेहतर, तो उसको तो चाहत की तो कोई बात नहीं है। चाहत तो चाहत तो ये भी हो सकती है कि मैं कुछ ना करूं और मुझे बहुत कुछ मिल जाए। चाहत का क्या है कि कुछ भी है, लेकिन जरूरत यह है कि जो आपके विकास के लिए आवश्यक है और इनके लिए आपने बताया कि इस प्रकार से हो, और ये जरूरी है। जूली, हमारा यह लोकतंत्र का वहाँ पर सामने है। 2024 में हम चुनाव में हैं और इस चुनावी वर्ष में फिर से देश हम लोगों के सामने हमारा देश का भविष्य आने वाले 5 साल का जो होगा उसे हमें तय करने का एक अवसर दिया है। इस अवसर पर जब आप भविष्य के लिए मतदान करते हैं तो कितनी सावधानी आवश्यकता है? अपील एक अगर आपसे कहा जाए कि एक जूली एक आग्रह करे, अपील करे अपने देशवासियों से, पहले खुद से भी अपील करना, क्योंकि पता नहीं एक जैसे हम रह पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल। तो खुद से अपील और देशवासियों से क्या अपील है आपकी? सबसे पहले तो खुद से अपील यही करूँगी कि मैं निष्पक्ष होकर जितने भी प्रतिनिधि हमारे हैं उन सबको देखूं, जानूं, समझूं और फिर जो लगेगा मुझे व्यक्तिगत रूप से कि ये हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर है तो मैं उन्हें, यानी मत बनाने से पहले निष्पक्ष रहूं, फिर किसी पक्ष में जाकर मत करूं। जी बिल्कुल। लेकिन बनने से पहले थोड़ा सा सारे को देखूं पर। जी बिल्कुल। यानी आप शायद यही आग्रह करते हैं कि जो आएंगे सबको पहले कसौटियों पर परखिए, कस के देखिए और फिर कोई एक मत बनाइए। बिल्कुल। और मैं आग्रह सबसे ज़्यादा ये कहना चाहूँगी कि हम किसी प्रवाह का हिस्सा ना बने, यानी किसी बहाव में ना जाए। बिल्कुल। किसी भी तरीके का बहाव हो, चाहे वो जाति का हो, धन का हो, लोभ का हो, भय का हो, लालच का हो, या किसी तरीके के एक होता है ना, बड़े बड़े लोग ऐसे होते हैं, चौधरी साहब, फलना साहब, चिलना साहब, जहाँ इतना मत हमारा ही तो है, इसका हिस्सा ना बने। जी बिल्कुल। और एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि भाव का हिस्सा ना बने और थोड़ा इस बात का ख्याल रखें कि अक्सर हम ये सोच लेते हैं कि ये जीत रही है तो चलो इसको ही वोट दे देते हैं ताकि हमारा वोट व्यर्थ ना जाए। मैं ये भी ना सोचूं। बिल्कुल यही अपील करूँगी कि अगर मान लीजिए एक एक करके 1000 व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो 1000 वोट वो ऐसे करके दे रहे हैं, तो इससे वोट का कह सकते हैं सदुपयोग जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अंतिम प्रश्न आपसे यह कि आप ईवीएम में जाती है ना, तो कैंडिडेट के ना साथ साथ है, एक होता है कि इसमें से कोई आपकी पसंद ना हो तो नोटा को जूली लोकतंत्र की खूबी समझ रही है या फिर एक थोपा हुआ ऑप्शन समझ रही है? थोपा हुआ ऑप्शन ही है, यानी नोटा कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, यानी जूली की नज़रों में नोटा एक थोपा हुआ विकल्प, मतलब इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, यानी एक तरह से उलझाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र है ना, किसी न किसी को चुनिए। इसमें से यह भी देखिए कि अगर 4 हैं तो 4 में से सबसे कम खराब को भी अच्छा मानिए। बिल्कुल। और अगर आपको कोई नहीं मिला तो खुद को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कीजिए। खुद के रूप में विकल्प के रूप में प्रस्तुत भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को जूली किस रूप में देखती है? बहुदलीय, इसके 2 रूप मुझे नज़र आ रहे हैं। एक तो बहुदलीय होना इसकी खूबसूरती भी है, तो कहीं ना कहीं बहुदलीय होना लोकतंत्र को कमज़ोर भी कर रही है, क्योंकि यानी आप दोनों रूप में देख रहे हैं, एक खूबसूरती भी है और कमजोर भी है। कमजोरी का कारण क्या समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग होता क्या कि थोड़ी सी क्षेत्रीय पकड़ होने के बाद वो अपनी पार्टी क्षेत्रीय मांगों और इन चीजों को लेकर के वो अपना अलग और उनकी सारी चीजें क्षेत्रीय रह जाती है। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि देश में कई खंड बन जाते हैं, यानी देश की अखंडता, देश की एकता थोड़ा सा। इसके लिए आपको मानना है इसकी खूबी क्या है? तो एक तो ये तो आपने बताया कि इसकी कमजोरी है, लेकिन खूबी ये है कि 3-4 पार्टी अगर होते हैं तो मान लीजिए एक पार्टी जो काम जिनके हिस्से देश के काम सौंपे गए हैं आने वाले 5 साल के लिए, हमने जिन्हें अपनी कमान सौंपी है, वो काम कर रहे हैं, कुछ काम में वो चूक रहे हैं या कुछ काम जो उन्हें करना चाहिए था नहीं कर पा रहे हैं, या किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं से शायद वाकिफ नहीं हो पा रहे हैं, या उनकी अनदेखी कर। बिल्कुल। तो ये जो विपक्षी दल होता है वो, या फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां, जी बिल्कुल, दोनों अपने ही दल के भी, अपने ही गठबंधन के भी जो क्षेत्रीय पार्टी, जब उसको लगता है कि हमारे क्षेत्र की मांग को अगर अनदेखी किया जा रहा है तो अपनी बात को रख पाते हैं। और विपक्षी दल
उन्हें नीचा दिखाने के व्यू से या फिर अपने तरीके से कि आप ये काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, वो इस बात को रखते हैं तो कम से कम उनका ध्यान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन मुद्दों को इस तरह से देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो भिन्न भिन्न मुद्दे हैं, इसको उजागर करने के लिए अगर की बात जब की जाए तो बहुदलीय व्यवस्था आपको अच्छी लगती है। और अगर ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष हैं जिसमें कि पार्टी अपना ज़्यादा लोभ या लालच में पड़ जाती है, तो आपको अहितकर लगता है जी। आपने अभी लोकतंत्र का जो आस्था का महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव जी, जिसकी चर्चा आपने की कि आप शायद लोकसभा में पहली बार वोट डालने चाहिए, आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जी सर तो पहली बार वोट डालने रही होगी, उसके लिए आपकी उत्सुकता भी कहीं जिज्ञासा होगी। कितना उत्सुक है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली बार अपने सांसद को चुन, मतलब अपने बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। और हमारे देश में वोट परसेंट को बढ़ाने के लिए कोई उपाय है आपकी नज़रों में? वोट परसेंट को बढ़ाने के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है अभी तक हमारे राज्य में, खास करके हम लोग जिस राज्य से हैं वहाँ थोड़ा सा ऐसा तो कोई है लग रहा है आपको? हाँ, लोगों को सबसे पहले तो ये समझाना होगा ना कि हमारा वोट का अहमियत क्या है। यानी फिर लोकतंत्र में आपके वोट की अहमियत क्या है और आपको वोट करना चाहिए। बिल्कुल, सोचते हैं मेरे एक ना देने से क्या बिगड़ जाएगा। यानी इस धारणा को हटाना। बिल्कुल, इस धारणा को हटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आप प्रयास करेंगी? बिल्कुल, करती भी आई हूँ और करते भी रहेंगी। तमाम शुभकामना है आपके मत से एक अच्छा सरकार बने, एक अच्छी सरकार बने, लोकतंत्र मजबूत हो और हमारा देश जो दुनिया का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है वह उत्तरोत्तर हर वर्ष के बाद बहुत ऊंचाई को छुए। आप आए, अपना मत प्रकट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।